हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है लर्न शिक्षा में। आज हम देखने जा रहे हैं जो हमारा 75वां संविधान, जो हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, उसमें क्या क्या की हाइलाइट्स थे जो पीएम द्वारा स्पीच दी गई, उसकी हम बात करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात की गई 5 प्रण की। तो 5 प्रण जो लिए गए, उनमें जो 5 प्रण थे वो किस लिए थे? वो हमारे जो देश है, हमारा जो भारत देश है, उसको कैसे एक विकासशील देश बनाया जा सकता है, उसको एक उसका माइंडसेट तैयार किया गया। पीएम द्वारा ये दिखाया गया कि हम जो विकसित देश, विकासशील देश है, उसको कैसे विकसित देश बना सकते हैं, उस पर उन्होंने बात की। उन्होंने अपनी कोई भी योजनाएं नहीं बताई, उन्होंने कोई भी योजनाएं या स्कीम नहीं चालू करी, ना उन्होंने बताया कि मैंने क्या क्या काम किए। उन सबसे परे हटके उन्होंने इस बार देश की बात की कि देश को कैसे वर्ल्ड लेवल पे कैसे आगे लाया जा सकता है। तो उन्होंने पहला बताया कि यही कि हमें अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है। दूसरा बताया कि जो हमारा माइंडसेट है, जो गुलामी की माइंडसेट है, उसको हटाना है। तीसरा बताया कि हमें जो अपनी रूट्स हैं, जो हमारी जड़ें हैं, उनके प्रति गौरव की भावना रखनी है। चौथा बताया कि हमें एकता की भावना रखनी है। और पांचवा बताया कि हमारे कुछ कर्तव्य हैं नागरिक होने के नाते, तो हमें उनको पूरा भी करना चाहिए। अब नागरिक होने के नाते क्या क्या कर्तव्य हो सकते हैं? नागरिक होने के नाते हमें अपनी संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। हमें अपने जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनका सम्मान करना चाहिए और संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। निजी संपत्ति की भावना जो है, वो जो है उसको तो चलिए रहने दीजिए, पर जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी भी रक्षा करनी चाहिए। तो इस तरह के, जैसे टैक्स भरना भी हमारा एक कर्तव्य होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे कर्तव्य में आती हैं, उसको उन्होंने बताया। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारा विकासशील, जैसे हमारी इकॉनमी आज क्या है, हमारी कंट्री है विकासशील देश। तो हमारा जो एक विकासशील देश है, तो उसको कैसे विकासशील को कैसे विकसित बनाया जाए। तो इस क्रम में क्या कोई ऐसे पॉइंट बताए गए कि इससे ऐसे एक इकॉनमी विकसित बन सकती है? क्या कोई ऐसे की पॉइंट है? तो ऐसे तो कोई वो उस तरह मापदंड नहीं तैयार किए गए, परंतु हाँ, ये देखा जाता है कि जो भी देश होगा उसको एक डेवलप्ड नेशन का टैग इस तरह दिया जाएगा कि जो उसकी इकॉनमी है वो पहले तो वर्ल्ड पावर पे अच्छी होनी चाहिए। इकॉनमी की बात की गई, तो आज हम अपनी इकॉनमी देखें तो $3.3 ट्रिलियन की आज हमारी इकॉनमी है, और ये डाटा है IMF के अकॉर्डिंग। तो IMF ने बताया है $3.3 ट्रिलियन की इकॉनमी इंडिया की है। तो पहले तो इकॉनमी को देखा जाता है कि किसी देश की इकॉनमी क्या है, तो उसको फिर उसी श्रेणी में रखा जाता है कि वो विकसित है कि विकासशील है। फिर दूसरा देखा जाता है HDI इंडेक्स, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखा जाता है कि उसकी रैंकिंग क्या है। अगर उसकी रैंकिंग अच्छी होती है तो उसको डेवलपमेंट नेशन में, और उसकी रैंकिंग ख़राब होती है तो डेवलपिंग नेशन में डाला जाता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या क्या आता है? तो पहले तो आता है एक अच्छी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, वहाँ की लाइफ स्टाइल अच्छी होनी चाहिए, और वहाँ पे जो स्वास्थ्य है उसका ढांचा अच्छा होना चाहिए, और शिक्षा का। यहाँ पे 3 मेजर पॉइंट आते हैं: शिक्षा, एजुकेशन, दूसरा है कि लाइफ हेल्दीनेस, यानी कि हेल्दी लाइफ स्टाइल, और दूसरा है ए डिसेंट स्टैंडर्ड लिविंग, यानी एक होती है जीवन प्रत्याशा वहाँ की अच्छी होनी चाहिए। तो इन मेजर पॉइंट पे उसमें ध्यान दिया जाता है। और HDI, तो इस तरह देखा जाता है एक इकॉनमी और HDI। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, परंतु ये दो चीज़ जो है मेन रूप से देखी जाती हैं कि एक डेवलपिंग नेशन को कैसे डेवलप नेशन कहा जाएगा। तो अगर इसमें बात करें HDI में, तो HDI में आज हम देखते हैं, वैसे तो हमने इकॉनमी की बात करी, हमारी इकॉनमी है $3.3 ट्रिलियन की। तो ये हमारी इकॉनमी है। अब हम बात करें HDI में हमारा स्थान क्या है। तो HDI जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इसमें भारत की जो है वो है 0.640। तो यहाँ पे इंडिया की मानिए 65 है, और पर होनी कितनी चाहिए? होनी चाहिए 0.888 या 0.800, यानी 0.800 के ऊपर ही होनी चाहिए। हमारी HDI में जो भी नंबर हैं HDI के, वो इतने होने चाहिए। तो हम अभी देख रहे हैं हम कितने ज़्यादा नीचे हैं। वहीं चाइना को देखिए, वो 0.75 पे हैं।
तो इस तरह हमें पता चलता है कि हम एचडीआई में कितने नीचे पायदान में हैं, यानी हमें कितनी मेहनत करनी होगी आगे जाने में। तो इस तरह हमने जाना कि कैसे डेवलपिंग नेशन से डेवलपिंग नेशन बनने के लिए इकोनॉमी प्लस और एचडीआई दोनों का कंट्रीब्यूशन है, दोनों में अच्छा योगदान होने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या एचडीआई अच्छे होने से ही क्या डेवलपिंग नेशन का टैग हट जाएगा, डेवलप नेशन में आ जाएंगे? तो ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे मायने करता है कि पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय कितनी है ये मायने रखता है किसी नेशन की कि वो कैसा नेशन है। तो अगर हम बात करें तो हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो 2500 समथिंग है। तो 2500 मतलब $2500, मानिए $2500। तो $2500 आज के टाइम पे हमारी पर कैपिटा इनकम है। तो अगर हम बात करें ये कितनी होनी चाहिए कि हम एक डेवलपमेंट नेशन बन सकें, तो ये होनी चाहिए डेवलपमेंट नेशन बनने के लिए 50 to 60, यानी 50 से 60 हज़ार डॉलर के बीच में होगी, तब जाके हम डेवलपिंग से डेवलप नेशन बन पाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि हम कितने पीछे हैं। अगर हम चाइना की बात करें तो यहाँ पे चाइना का कितना है, तो चाइना का यहाँ पे चल रहा है $10,000, उसका तो $10,000 चल रहा है। तो अगर हम बात कर रहे हैं ये कि एक डेवलपिंग नेशन से डेवलपमेंट नेशन बनना है, तो हम देख रहे हैं कि हमें अपनी इकोनॉमी को कैसे बढ़ाना होगा। उसमें अचानक से बूस्ट लाने होंगे, यानी कि जो वृद्धि दर है वो उसको अच्छे से इम्प्रूवमेंट लानी होगी। वृद्धि दर को अचानक से बढ़ते ही रहना होगा, अचानक से नहीं, मतलब एक क्रम में बढ़ते ही रहना होगा, धीरे धीरे करके बढ़ते ही रहना होगा, ताकि हम 2047 तक इस जो हमारा गोल है उसको अचीव कर सकें। दूसरा एचडीआई, हमारी एचडीआई में अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए और पर कैपिटा इनकम भी बढ़नी चाहिए, ताकि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ सके और सारी चीज़ों को देखते हुए हम डेवलप नेशन में आ सकें। अब हम बात करते हैं कि पहले तो हमने पंच प्राण देख लिए कि हमारे पंच प्राण क्या थे। तो पंच प्राण देखने के बाद अब हम देख रहे हैं कि जो स्पीच थी उसमें कुछ चैलेंजेस भी बताए गए। उनमें चैलेंजेस में सबसे पहली बात की गई भ्रष्टाचार, यानी कि भ्रष्टाचार को हमें जल्द से जल्द हटाना होगा। देश तभी आगे बढ़ेगा जब भ्रष्टाचार जड़ से मिटेगा। यानी कि हमें डेवलपिंग नेशन, अगर हम पूरी स्पीच को एक क्रम में देखें तो पूरी स्पीच को ऐसा दिखाया गया है कि हम एक जो डेवलपिंग नेशन है उसका टैग कैसे हटाएं, यानी कि डेवलप नेशन कैसे बने, उसी स्पीच को एक क्रम में बोला गया है, ताकि सब कुछ जगह हम चैलेंजेस की बात करें, भ्रष्टाचार हटेगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा, तभी तो डेवलपिंग नेशन से हम डेवलप नेशन बन पाएंगे। तो इस तरह पूरी स्पीच कहीं ना कहीं उसी के इर्द गिर्द नज़र आती है। फिर दूसरा चैलेंज की बात की गई परिवारवाद और वंशवाद को हटाना है। मोदी जी ने एक बात कही थी, पीएम ने एक बात की कि जो परिवारवाद होता है वह केवल परिवार तक ही सीमित होता है, वह केवल स्वार्थ तक ही होता है, वह स्वार्थ के लिए होता है, उसका लोकतंत्र में कहीं स्थान नहीं है। तो बात तो सही है, लोकतंत्र में तो किसको आना चाहिए, जो उसके काबिल हो, ना कि ऐसे कि उसकी गद्दी उसको सौंपे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो हम चैलेंजेस में देख रहे हैं, चैलेंजेस में 2 चैलेंज की बात की है। पहले पंच प्रण की बात की है कि हमें क्या क्या पंच प्रण लेने हैं। फिर हमने देखा कि डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन में इकोनॉमी, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फिर पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना है। फिर हमने चैलेंजेस में देखा भ्रष्टाचार, फिर दूसरा परिवारवाद की बात की। तो अब हम देखते हैं और क्या बात की, और एक बात की महिला सशक्तिकरण की। तो पीएम ने बात की महिला सशक्तिकरण की कि महिलाओं को सशक्त करना है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ाना है। तो उन्होंने इसकी जब बात की तो उन्होंने बताया कि आज हमारे देश में महिलाओं के प्रति
जो एक महिलाओं के प्रति जो एक स्वभाव होना चाहिए वो कहीं नहीं नज़र आता है। महिलाओं के प्रति स्वभाव से मतलब है कि महिलाओं के प्रति व्यवहार, स्वभाव, संस्कार, इन सब में चेंजेस लाना होगा। क्या? जैसे महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का यूज़ होता है, यानी कि जो उनके वर्ड हैं, हमारे डेली यूज़ में जो वर्ड यूज़ हो रहे हैं उनमें महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता नहीं है, यानी जब शब्दों का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें अभद्र भाषा का यूज़ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो मानसिकता है महिलाओं के प्रति, जो भी लोगों का जो भी सोसाइटी का व्यवहार है, जो भी स्वभाव है, जो भी नेचर एक बन गया है, तो उसको अगर हम चेंज करेंगे तभी डेवलप नेशन बन पाएंगे। नहीं तो हम एक पिछड़ी मानसिकता वाले व्यक्ति के तौर पे पहचाने जाएंगे। अगर हम देखें कि एक देश आगे बढ़ चुका है, परंतु उसकी मानसिकता नहीं चेंज हुई। उसमें उसकी इकॉनमी बढ़ गई, उसकी पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, उसकी जीडीपी भी बढ़ गई, उसका सब कुछ बढ़ गया, परंतु उसकी मानसिकता इस तरह की है, तो क्या वहाँ पे कोई कंपनियाँ आ पाएंगी? क्या क्या अदर कंट्रीज़ की कंपनियाँ आ पाएंगी? यहाँ पे जो भी फीमेल वर्कर आ पाएंगे, फीमेल एम्प्लॉयज़ आ पाएंगी? नहीं आ पाएंगी, यानी कि वो यहाँ काम करने के लिए नहीं ठहरेंगे जब उनकी मानसिकता इस प्रकार होगी। तो इस प्रकार महिला सशक्तिकरण को उन्होंने बढ़ावा दिया, और इस तरह की हमें इन सब चीज़ों में परिवर्तन लाके महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, ताकि हम अपने देश को आगे बढ़ा सकें। तो इस तरह हमने देखा कि ज़्यादा मेन 3 ही पॉइंट थे। पहले तो पंचप्राण की, दूसरी बात की चैलेंजेस क्या हैं, फिर तीसरी बात की महिला सशक्तिकरण की। अब हम देखने वाले हैं कि जो विकसित भारत हमें बनाना है, डेवलपमेंट नेशन बनाना है, तो अब बात करते हैं, जब हमें भारत को विकसित भारत बनाना है और 2047 तक बनाना है, तो उसमें बात करते हैं क्या क्या हमारे पास मापदंड होंगे, क्या क्या मापदंड निर्धारित हुए हैं। तो हमने इकॉनमी की बात कर ली है, HDI की बात कर ली है, और हमने पर कैपिटा इनकम की बात कर ली है। तो इसके अदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो एक नेशन को डेवलप नेशन बनाने में सहयोग करता है। हर एक चीज़, एक भिखारी भी है तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है वो भी मायने करता है कि हम डेवलपिंग नेशन में हैं कि डेवलप नेशन में हैं। यानी हर एक चीज़ का योगदान यहाँ पे महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बात करें, सोशल जस्टिस होना चाहिए, सोसाइटी में एकता होनी चाहिए। हमारी आंतरिक शक्ति है वो एकता पे ही निर्भर करती है। जो हमारी जो इकोनॉमी है वो उसमें मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। राजनीतिक संगठन जितने भी हैं उनको निष्पक्ष होना चाहिए। अगर वो निष्पक्ष होकर काम करेंगे तभी भारत में बदलाव आएगा। टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, आधुनिक टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। यानी कि बहुत सारे कारक हैं जो बहुत सारे मापदंड हैं जो हमें डेवलप नेशन बनाने में निर्धारित करे गए हैं। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहला देखते हैं फॉरेन पॉलिसी। हम क्या क्या चेंजेस करके मोटे तौर पे हम डेवलप नेशन बन सकते हैं। तो हमारी है पहले फॉरेन पॉलिसी। तो फॉरेन पॉलिसी में हम देखते हैं जो हमारी विदेश नीति है, तो विदेश नीति में अगर हम नेबरहुड की बात करें, नेबरहुड यानी कि पड़ोसी देशों की बात करें, तो पड़ोसी देशों के साथ हमारे कैसे रिश्ते रहे। पाकिस्तान के साथ हमारा विभाजन हुआ, 1947 में हमारा विभाजन हुआ। तो जब विभाजन का हमारे अंदर माइंडसेट अभी भी है, जब भी हम कुछ तुलना करनी होती है तो हम सबसे पहले पाकिस्तान से तुलना करते हैं, तब कहीं हम अदर कंट्रीज़ के साथ देखते हैं। तो ये जो विभाजन का माइंडसेट है, पहले तो हमें ये विभाजन का माइंडसेट हटाना होगा। कभी ये ना कहा जाए कि ये पाकिस्तान छोटा भाई है और भारत बड़ा भाई है, ये माइंडसेट हटाना होगा। पाकिस्तान की अलग सिचुएशन है और हमारी अलग सिचुएशन है, हम उससे कई गुना आगे बढ़ चुके हैं। तो ये जो माइंडसेट है, पहले तो जो हमारा विभाजन का माइंडसेट है इसे हटाना होगा, विभाजन का माइंडसेट हटाना होगा। फिर अब हम देखें तो विभाजन का जब माइंडसेट हटेगा, तुलना करनी, हमें पाकिस्तान से तुलना करना हटाना होगा। तो इसमें जब फिर आता है कि जो हम ऐसे बने, यानी भारत को एक ऐसे बनना होगा ताकि जो साउथ एशिया के अदर कंट्रीज़ हैं, जैसे कि चीन,
और बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, ये जितने भी देश हैं साउथ एशिया के, वो भारत के साथ ऐसा सहयोग स्थापित करने के लिए प्रेरित हों कि भारत के साथ अगर हम भारत के साथ जुड़ेंगे तो हमारा हित होगा। यानी कि भारत को एक ऐसे इमर्जिंग इकोनॉमी बनना होगा, इमर्जिंग कंट्री बनना होगा, ताकि ये सब कंट्री अपना हित भारत के साथ जुड़ा हुआ देखें। यानी कि हमें अब विभाजन की मानसिकता से परे हटके हमें खुद एक अपने में पावर स्थापित करनी होगी। फिर है कि नेबरहुड जो पॉलिसी चलती है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, तो जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है इसके तहत हम अदर भी चीज़ें करें। नेबरहुड के अदर की बात करें तो यानी कि जो अदर कॉन्टिनेंट हैं, जैसे कि नेबरहुड में अब अफ्रीका के देश तो नहीं आते हैं, लेकिन हमें अब अफ्रीका के देशों पे भी गौर करना चाहिए कि अफ्रीका में जो सोमालिया है, इथोपिया है और तंजानिया है, केन्या है, ये जो हमारे हिंद महासागर से लगे हुए जो देश हैं, तो इन पे फोकस किया जाए। जो चाइना जो इन सब चीज़ों पे अपना दावा बोलता जा रहा है, जैसे श्रीलंका को उसने कब्जा लिया, वैसे इथोपिया, सोमालिया, इन सब चीज़ों में भी अब वो घुसना चाह रहा है। तो हमें भी अब इस ओर बढ़ना चाहिए ताकि हम भी अपना जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसके दायरे को बढ़ा सकें। अब और क्या फॉरेन पॉलिसी में कर सकते हैं, जैसे कि हम जो ट्रांस रीजनल इंस्टीट्यूट हैं, जैसे शार्क हो गया और इस तरह के जो भी ग्रुप हैं, अब इनके साथ सहयोग करके और भी बड़े ग्रुप में हमें शामिल होना चाहिए, यानी कि अदर कंट्रीज़ को भी इंक्लूड करना चाहिए। अब है जैसे कि अब हम जैसे बात कर रहे थे, ये देखिए भारत, चाइना, पाकिस्तान, तो ज़्यादातर बात क्या होती है पाकिस्तान और भारत की। जब भी कोई न्यूज़ रिपोर्टर को भी आप सुनोगे तो वो पाकिस्तान चाइना की बात करने लगता है, पाकिस्तान में ये, चाइना में, पाकिस्तान में ये, भारत में ये। पर लेकिन अब बात होनी चाहिए भारत और चीन की, कि यानी कि हमें अपने आप को कहाँ रख के देखना है, हमें किससे लड़ना है, हमें अपने आप को उस तरीके से तैयार करना होगा। हमें किसी लूज़र माइंडसेट के साथ नहीं रहना है। यानी कि अब हमें नया विचार ये लेके चलना होगा कि हमारी टकराहट चीन के साथ है, तो हमें ऐसे तैयार होना है। अब हम किसी भी नीचे तबके के देश के साथ नहीं लड़ेंगे। तो इस तरह के चीज़ें परिवर्तित करनी होंगी अपनी फॉरेन पॉलिसी में। और हमें जो अदर कंट्रीज़ हैं, जो भी अदर वर्ल्ड पावर हैं, उनके साथ भी कंट्रीब्यूट करना होगा। जैसे रसिया के साथ होता है होता है हम अपना यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, अल्जीरिया, ये कई सारे देश हैं, जापान, इन सब देशों के साथ हमें अब अपनी जो भी चीज़ है, जो भी अपने रिश्ते हैं, उनको अब हमें विस्तारित करने होंगे। और जो भी चीन के साथ हमारा जो पावर गैप चल रहा है उसको फुलफ़िल करना होगा, ताकि हम एक डेवलपमेंट नेशन पे आ सकें, यानी डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन में आ सकें। अब हमने देखा चीन के साथ अगर पावर गैप कम करना है, चीन के साथ पावर गैप कम करना है तो क्या क्या करना होगा। तो पहले तो हमें क्या करना होगा, जो हमारी बॉर्डर है, जो हमेशा बॉर्डर पे तंगी होती रहती है, हमेशा बॉर्डर पे ही जब भी इसके जब चीन में आंतरिक असुरक्षा होती है तो वो क्या करता है, बॉर्डर पे आक्रमण करता है, ताकि यहाँ पे आंतरिक असुरक्षा के भाव को यहाँ पे दिखाया जाए कि ये आंतरिक असुरक्षा से बड़ा हमारे देश की सुरक्षा है जो हमारे बॉर्डर पे चल रही है। जब वो बॉर्डर पे ये चीज़ करता है तो क्या भारत को भी भारत पे के ऊपर भी आ जाता है कि वो अपनी सुरक्षा करे। तो इस तरह दबाव बनाता है चीन, तो समय समय पर दबाव बनता रहा है। तो इस तरह हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने बॉर्डर को सुरक्षित करना चाहिए। फिर जो चीन में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं वो बहुत ही मजबूत हैं। हम देखते हैं जो भी सप्लाई होती है, भारत में क्या होता है, असेंबलिंग होती है, जो भी आता है वो चीन से आता है। अगर कोई फ़ोन भी बन रहा है भारत में तो उसके जो पार्ट हैं, इंटरनल पार्ट हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, इम्पोर्ट हो रहे हैं, वो चीन से इम्पोर्ट हो रहे हैं। तो यानी कि हमें क्या करना है, ये जो इम्पोर्ट वाला है इस सिस्टम को रोक के हमें क्या करना है, हमें अपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को मजबूत करना होगा। घरेलू टेक्नोलॉजी, यानी कि हमारे जो घर के अंदर हमारे भारत में ही टेक्नोलॉजी को विकसित करना होगा, घरेलू हथियार बनाने होंगे, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना होगा, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ को लगाना होगा,
तो इस तरह हमें अपने घरेलू तौर पे मजबूत होना पड़ेगा ताकि हम चीन से जो भी पावर गैप है उसको कम कर सकें। जब अभी कोरोना काल हुआ तो हमने देखा कि जो जो हमारा वो था, जो भी दवाई बनाने में जो यूज़ हो रहा था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तो जब उस पर रोक लग गई, जब वो चीज़ बंद हुआ, बॉर्डर लॉक हो गए, तो क्या हुआ, तो काफ़ी जो एक इंटरलिंक चेन थी वो रुक जाती है। जो यहाँ से हमारा कच्चा जो यहाँ से कच्चा माल आ रहा है वो रुक गया, यहाँ पे दवाई नहीं बन पा रही है, दवाई कहाँ जाती है, ऑस्ट्रेलिया और अदर कंट्रीज़ में जाती है, तो वो नहीं जा पा रही थी। तो इस तरह क्या हुआ कि एक जो लिंक चेन होती है, पावर सप्लाई जो भी सप्लाई चेन होती है वो रुक जाती है। तो इस तरह जब घरेलू अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत होगी तो हमें इस सप्लाई चेन की आवश्यकता नहीं होगी, और हमारा जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है वो भी पूरा हो पाएगा। तो हमने देखा कि हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें अपनी विदेश नीति को चेंज करना होगा, और जो हमारा विदेश नीति को बदलाव लाना होगा। फिर हमारी जो चीन के साथ पावर गैप है उसको कम करना होगा, और फिर है मेजर पावर के साथ इंगेज करना होगा, जैसे जापान, यूएसए, ये सब। पहले भारत जो था, तो पहले भारत के पास क्या था, जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत ने एक ग्रुप बनाया, नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। यानी कि नैम में क्या था कि वहाँ एक कोल्ड वॉर हो रहा था। कोल्ड वॉर यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हो रहा था, यानी रसिया। तो जब ये वॉर हो रहा था, कोल्ड वॉर, तो वहाँ पे जो देश थे वो पूरे वर्ल्ड में जो देश थे वो बट चुके थे, इन दो हिस्सों में बट चुके थे। वहाँ पे कुछ कंट्रीज़ अभी भी आज़ाद हुई, जो मतलब उपनिवेश से आज़ाद हुई थी, तो वहाँ पे भारत भी था। तो भारत को डिसाइड करना था कि वो यूएसए के साथ जाए कि यूएसएसआर के साथ जाए। तो वहाँ पे भारत ने कहा कि हमारी आंतरिक असुरक्षा जो है, जो हमारा आंतरिक माहौल है, यानी गरीबी और भुखमरी, और जो हमारे राज्य थे उनमें भी एकता का अभाव था, जो खंडता चली आ रही थी। तो वहाँ पे जब देखा कि इतनी जो हमारी आंतरिक जो सुरक्षा होनी चाहिए, वो जब असुरक्षा का स्थायी भाव वहाँ पे है, तो भारत ने कहा कि हमें ये दो हिस्सों में ना जाके हमें अदर यानी अलग रहना है। वहाँ पे आया नॉन अलाइन मूवमेंट। तो हम जो भी अपनी फॉरेन पॉलिसी के जो भी डिसीज़न लेते थे वो हम इन दोनों से परे हटकर लेते थे, इन दोनों बेड़ों में नहीं जाके अलग अपने आर्थिक हित को ध्यान में रखकर अपनी पॉलिसी बनाते थे। फिर दूसरा आया, मतलब ये हमारी कमज़ोरी थी। ये तो उस टाइम पे तो हमारी पावर थी, चलो इस टाइम तो हमारी पावर थी कि हम इन दो बेड़ों में ना जाके अपने खुद की अलग पॉलिसी बनाएं। लेकिन आज हमारी क्या ये कमज़ोरी हो गई है, नैम क्यों कमज़ोरी होगी, क्योंकि भारत अपना जो एक डिसीज़न लेना चाहिए वो कभी कभी नहीं ले पाता है। इन दो हिस्सों में ना जाके वो अपना अलग रहता है, तो वो अपने वर्ल्ड में अपनी जो एक छाप होनी चाहिए वो नहीं रख पाता है। तो अब यहाँ पे आता है कि आप ऐसा बनिए देश, जैसे अब यूएसए को ले लो, यूएसए और चाइना की कितनी चलती है, हाँ, यूएसए और चाइना का कितना चलता है। लेकिन कभी भी यूएसए को जब भी काम पड़ता है तो वो चाइना की मदद भी लेता है, जब भी यूएसए और चाइना के बीच तकरार होता है तो वो दूसरे बेड़े में चला जाता है यूएसए। तो आज हमें कैसे बनना है, इंडिया को भी ऐसे ही बनना है, ताकि हम इधर भी रहें और उधर भी रहें। जैसे अगर हम पाकिस्तान को ही ले लें तो पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान इधर भी रहता है कभी उधर भी रहता है। तो हमें भी अपने आर्थिक हित को ध्यान में तो रखना चाहिए, पर नाम से हटकर हमें सहयोग वाले कॉपरेशन में जाना चाहिए, जहां हमारा सहयोग हो, हमें उसी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए। अब है चौथा है कि हमें लीडरशिप बनना चाहिए, लीडरशिप की भूमिका निभानी चाहिए। तो जो हमें ग्लोबल लीडर बनना चाहिए, इंडिया को ग्लोबल लीडर बनना चाहिए। अगर भारत एक लीडर बन के आता है, वो हमारे थर्ड कंट्री बोले जाते हैं, अगर थर्ड कंट्री के लिए लीडर बन के आता है तो कहीं ना कहीं हमारा जो खुद की एक पहचान है वो भी बनेगी, और इस पहचान के द्वारा ही हम अपनी जो डेवलपिंग नेशन से डेवलपमेंट नेशन में आना है उसको भी हम
स्थापित कर पाएंगे। इस तरह हमने देखा कि हाइलाइट्स क्या क्या थे। तो अगर हम फिर से एक बार रिपीट करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि पहले तो मोदी जी ने बताया कि पंचप्रण लेने हैं। फिर हमारी चुनौतियां बताई, क्या क्या हमारे पास चुनौतियां हैं। तो चुनौतियां में भ्रष्टाचार, परिवारवाद हैं। और फिर हमारे पास एक और कमी है जो है महिलाओं के प्रति अभद्र भाषा का उपयोग और महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता की कमी। तो उसको दूर करते हुए महिला सशक्तिकरण को बढ़ाना है। फिर इंडिया को 2047 तक हमें एक विकसित देश बनाना है। और ये जो हमारा गोल होगा ये 100 वर्ष आज़ादी के रूप में मनाया जाएगा। और इसके जो मापदंड थे वो भी हमने देख लिए, क्या क्या मापदंड थे और कैसे कैसे इससे निपटा जा सकता है। और हम पंचप्राण की बात करें, पंचप्राण में क्या क्या आता है, तो पंचप्राण में पहले तो आएगा डेवलपमेंट नेशन बनाने का। दूसरा आएगा कि हम अपने जो उपनिवेशवाद की मानसिकता है, जो गुलामी की मानसिकता है, उसको दूर करें। तीसरा आएगा कि हमारा अपने जड़ों के प्रति गौरव का भाव होना चाहिए। और चौथा आएगा कि एकता होनी चाहिए हमें। और पांचवा आएगा कि हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं जिन्हें हमें निभाना चाहिए।